हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके एसएसटी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहरों के बारे में। अब देखिए, खुशहाल गांव या फिर समृद्ध शहर के बारे में बात करें तो समृद्ध का मतलब क्या होता है? आपका उन्नति, क्योंकि अच्छा होता है ना, पॉजिटिव वर्ड है ना आपका समृद्ध। तो समृद्ध का मतलब क्या होता है? आपकी उन्नति, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि आपके लोहे के औजार कब आए, खेती के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें कब आपकी स्टार्ट हुई, इन चीज़ों के जो प्रमाण है वो आपके कब मिलने लगे, यानी कि आप पुराने तरह समय से आप नए समय की तरफ बढ़ रहे हो और कौन कौन सी चीज़ों में आप समृद्ध बनते जा रहे हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई डेट आती है, अगर आपको याद नहीं होती है तो उसको आप एक अलग पेज पे लिख लिया करो और इन चीज़ों को एक बार सुबह और एक बार शाम को रिवाइज किया करो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो है वो हमें बड़ी संख्या में मिले हैं। अब देखिए, महापाषाण कब्रों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। महापाषाण कब्रों के बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। महापाषाण का मतलब क्या होता है? महा यानी कि बड़ा। अगर मैं महा के बारे में बात करूं, क्या होता है आपका? बड़ा होता है। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। यानी कि बड़े पत्थरों से बनी हुई जो कब्रें हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एक पैटर्न में लगाई जाती थी, है ना। तो वहां से आपको लोहे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं बड़ी संख्या के अंदर। तो आगे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट अगली लाइन, कि लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का क्या मिलता है? हमें प्रमाण मिलता है। प्रमाण मतलब हमें साक्ष्य मिलता है, इनके प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए जैसे कोलाड़ियां हो गई, इनका प्रमाण मिला। जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अब हल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, तो उसका फाल का मतलब, अब ये हल होता है आपका, तो यहाँ पे नीचे आपका नुकीला सा लगा होता है त्रिकोणा टाइप, इस टाइप से आपका त्रिकोणा टाइप लगा होता है ना यहाँ पे हल, तो ये आपका फाल होता है। यहाँ पे ये आपका हल हो गया। और यहाँ पे आपको मैं फिर से बना देता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे आओगे आप तो इस तरीके का आपका फाल लगा होता है त्रिकोणा टाइप, ठीक है। जोतने के लिए खेत को, भूमि है उसको उखाड़ने के लिए अच्छे से, तो इसको बोलते हैं हम फाल। तो जुताई के हल मिले हैं, हलों के फाल मिले हैं आपको, किसके बने थे? आपके लोहे के बने थे। तो लगभग 2500 साल पहले हमें इसके प्रमाण मिले कि ये चीज बढ़ रही है, ठीक है। याद रखें आप, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस समय सिंचाई के लिए जो यूज होते थे, तो नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जो आपके जलाशय थे उनको बनाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे, यानी कि उस समय के बारे में बात हो रही है कि उस समय जो गांव थे, गांव में कौन कौन किस तरह के लोग रहते थे, क्या उनकी एक तरह से शासन व्यवस्था थी, कौन छोटा था कौन बड़ा था, उनको क्या बोलते थे, इस टाइप की चीजें। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश भागों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन से हिस्से में? दक्षिणी में भी, उत्तरी के अंदर भी। अब तमिल में, तमिल का मतलब दक्षिण के बारे में अगर हम बात करें तो तमिल क्षेत्र में कौन रहते थे? आपके बड़े भूस्वामी, जिनको क्या बोला जाता है? वेलल्ला। वेलल्ला, या फिर काफी जगह आपको वेल्लाल भी लिखा हुआ मिल सकता है, वेल्लाल, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो बड़े भूस्वामी जिसको वेलल्ला बोला जाता था। साधारण अलवाहा जिसे बोलते थे उनियार। अब देखिए, अलवाहा का मतलब क्या होता है? अलवाहा का मतलब होता है हल चलाने वाला, हल चलाने वाला। और यहां पे देखिए वो बोला साधारण अलवाहा, तो ये जो लोग होते थे अक्सर दूसरे के खेतों में ही चलाते थे। इनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी एक तरीके से, तो दूसरे के खेतों में जो हल चलाने वाला होता है उसको अलवाहा बोलते हैं। और इनको तमिल क्षेत्र में बोलते हैं उनियार। याद रखें आप। जो भूमिहीन मजदूर हो गया या जो दास हो गया, उनको कैडेसियार व अधिमई, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके, इनको याद रखना है आपको। स्टेटमेंट के रूप में अगर पूछे जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भूमिहीन मजदूर या दास कैडेसियार व अधिमई, साधारण अलवाहा आपका उनियार, बड़े भूस्वामी आपके वलल्ला, याद रखना है। अब बात करते हैं देश के उत्तरी हिस्सों के बारे में, यानी कि नॉर्थ, आपके उत्तर के अंदर, नॉर्थ के अंदर। देखिए, जैसे सबसे पहले ग्राम भोजक होता है, तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होगा ना वो कहलाता है ग्राम भोजक। गांव का जो भी प्रधान व्यक्ति होगा, बड़ा व्यक्ति होगा, प्रधान होगा, वो आपका ग्राम भोजक कहलाएगा। और जो ये ग्राम भोजक का जो पद है ना, ये अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, है ना। तो यह पद जो है आपका अनुवांशिक था। क्यों? क्योंकि अक्सर एक ही परिवार के जो लोग हैं इस पद पर पीढ़ियों तक आपके बने रहते थे। जैसे पहले के समय में आप देखोगे गांव के अंदर जो सरपंच है, एक ही परिवार के काफी लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, यानी कि अनुवांशिक पद था, ठीक है। और इस पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था ना, वही होता था, जिसे आप वेलल्ला बोलते हैं, सबसे बड़ा भूस्वामी,
तो इस पद पर यानी कि ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इनकी जो जमीन पर है, इनके अधिकांश जो दास है मजदूर हैं वो काम करते थे। प्रभावशाली होने की वजह से जो प्राय राजा भी थे वो कर वसूलने का काम इनको ही सौंप देते थे। भाई आप खुद आप आइडिया लगा लो, आज के समय में लगा लीजिए, अगर आपके गांव में कोई अच्छे पैसे वाला इंसान है, जिसकी पूरी रिस्पेक्ट है, जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी मानते हैं ना, इनके कहीं ना कहीं हमें वो प्रभावशाली लगते हैं ना। कोई भी उनसे बोलते ना लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं करता ना, क्योंकि उसका प्रभाव है, प्रभावशाली है वो, इस वजह से। तो जो राजा है ना, जब राजा जो टैक्स वसूल करता था तो ये काम उनको ही सौंपता था, क्योंकि प्रभावशाली है तो लोग आराम से सुनेंगे भी और आराम से दे भी देंगे टैक्स। तो इसलिए प्रभावशाली होने की वजह से जो राजा है वो कर वसूलने का काम इनको ही सौंपता था। और ये कभी कभी न्यायाधीश वे कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। न्यायाधीश का मतलब एक तरह से फैसले सुनाने वाला, ठीक है। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही, आज भी आप देख लो, अगर किसी दो परिवार के बीच में लड़ाई होती है, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो हम तीसरे ऐसे को पकड़ के लाते हैं जिसकी वैल्यू होती है, जिसके लोग सुन लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही हम पकड़ते हैं ना। तो वही है, तो कभी कभी ये न्यायाधीश के रूप में काम करते थे और कभी कभी पुलिस का काम भी कर देते थे, ठीक है, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, कृषि करने वाले, जिन्हें बोला जाता है गृहपति। तो गृहपति कौन होते थे? स्वतंत्र कृषक होते थे। और इनमें कौन थे? इनमें आपके ज्यादातर छोटे किसान ही आते थे, बड़े व्यक्ति नहीं, ज्यादातर छोटे किसान, याद रखना आपको। तो गृहपति का संबंध किससे है? आपके स्वतंत्र छोटे किसानों के साथ, याद रखना आप। कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास हो गए, कर्मकार आते थे, दास कर्मकार, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो ये आते थे आपके दास कर्मकार के अंतर्गत, ठीक है। अधिकांश गांवों में लोहार मिलेगा, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे आपके जो शिल्पकार थे वो भी आपके होते थे, ठीक है। तो लोहार के बारे में आपको अच्छे से पता है, कुम्हार जो घड़े बनाने का काम करता है वो हो गया, बढ़ई के बारे में आपको पता है, बुनकर कपड़ा बुनने वाला हो गया। तो जैसे जो शिल्पकार हैं वो भी आपको अधिकांश गांव के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं दक्षिणी भारत के बारे में एक तरीके से, तो नॉर्मल सी बात है, तमिल रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो तमिल की प्राचीनतम जो रचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी संगम साहित्य कहलाती है। क्या कहलाती हैं? संगम साहित्य। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं वो संगम साहित्य कहलाती हैं। और इनका संबंध एक तरह से आपका जो मदुरई है ना, मदुरई से है, ठीक है, आगे आएगा इसमें शायद। तो इनकी जो रचना है लगभग 2300 साल पहले हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संगम साहित्य है या तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनकी जो रचना है कब हुई थी, लगभग 2300 साल पहले हुई थी। डेट को आप अलग से लिख लिया करो अगर आपको याद नहीं होता है तो, ठीक है। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई आ गया ना आपका, मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका जो संकलन है ना वो किया जाता था। इनको एक तरह से गाया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था, इनका संकलन होता था मदुरई के कवियों के सम्मेलन के अंदर। तो इस वजह से इन्हें संगम कहते थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का आपने उल्लेख किया है ऊपर, जैसे वेलल्ला हो गया, आप ये देखिए वेलल्ला लिख रखा है ना, उनियार हो गया, ये सब यहां किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जिन भी वर्ड्स का हमने ऊपर यूज किया है ना, वेलल्ला, उनियार, अधिमई, कैडेसियार, तो ये सब चीजों का वर्णन, इन वर्ड्स का जो वर्णन है वो आपको संगम साहित्य में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये बात बताने की कोशिश की गई है। तो अगर पूछा जाए वेलल्ला, उनियार, अधिमई, कैडेसियार ऐसे वर्ड्स का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो संगम साहित्य में मिलता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जातक कहानियों के बारे में। अब आपको अच्छे से पता है तो जातक कहानियों का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है, ठीक है। तो जातक कहानियां होती क्या थी? तो जातक कहानियां उन कहानियों को कहते थे जो आम लोगों में प्रचलित थी। बोलते ना आम बोलचाल की भाषा में आम लोगों के बीच में जो कहानियां प्रचलित थी उनको जातक कथाएं बोलते हैं। और जो जातक कथाओं का जो संकलन है वो किया जाता था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो किससे संबंधित हो गई? आपकी बौद्ध से संबंधित हो गई, बौद्ध धर्म से संबंधित हो गई। क्योंकि जातक कथाओं का संकलन मतलब जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो घर घर भिक्षु मांगते थे, तो ये कहानियां सुनाते थे, इनके बारे में लोगों को बताते थे। तो जातक कथाओं का जो संकलन है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है, इस कहानी का संबंध किससे है? आपकी जातक कथाओं के साथ ही है। यानी कि जो आपके बौद्ध भिक्षु होंगे घूमते फिरते इस तरह की कहानियां सुनाते थे, तो उन्होंने कहानी सुनाई होगी कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। यही कहानी है आपकी, और इस कहानी का संबंध किसके साथ है? जातक कथाओं के साथ है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्राचीन नगरों के बारे में। तो प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में पता लगाने के लिए कुछ आपके अन्य स्रोत भी थे, जैसे कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार
कलात्मक ढंग से मूर्तियों पर उकेरते थे। भाई आज भी तो ऐसा ही होता है। अगर आप आज के समय में कहीं पे जाते हैं और आप देखा कोई मूर्ति है, उस मूर्ति के हाथ में एक अच्छी तरीके से तलवार बना रखी है, ठीक है, तलवार के ऊपर डिजाइन है, तलवार के ऊपर कुछ लिख रखा है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि तो उस समय की तलवार है भाई, उस राजा की तलवार है ये, उस समय ऐसे यूज करते थे इन हथियारों का, इस टाइप की चीजें। तो जो मूर्तिकार हैं वो कलात्मक ढंग से मूर्तियों पर उकेर देते थे उनके जीवन की घटनाओं से जो भी जुड़ी हुई चीजें होती थी उन सबको, ठीक है। और ये जो मूर्तियां हैं ऐसी इमारतों के खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां पर लोग आते जाते रहते थे। भाई कोई चीज दिखेगी तभी तो उसके बारे में पता चलेगा, अगर वो अंदर रखी हुई है तो नॉर्मल सी बात है, लोगों को नहीं पता चल पाएगा। तो इन चीजों को जो उकेरे जाते थे मूर्तियों पर, जो भी मैसेज होते थे, जो भी घटनाएं होती थी, उनको ऐसी जगह पर रखते थे जो लोग वहां पर आते जाते रहे ना उनको दिखे, वो इनको पढ़े, इनको समझें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में जो चर्चा है वो बाकी लोगों तक फैल सके, ठीक है। तो अनेक शहरों में वल्लयकूप मिले हैं। ये वल्लयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। ये होते हैं आपके वल्लयकूप। कूप मतलब क्या होता है? कुआं, और वल्ले मतलब गोलेदार। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वल्लयकूप थे। और इनका जो यूज है वो किस लिए होता था? आपके गुसलखाने के लिए, नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व जो कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज्यादा समय तक ये टिक नहीं पाए हों, ठीक है। तो इसलिए जो महल है, बाजार है, आम घरों के जो अवशेष हैं वो बहुत ही कम मिल पाए हैं। क्यों? अगर लकड़ी के बने होंगे या मिट्टी के बने होंगे, कच्ची ईंटों के बने, या छप्पर भी लकड़ी का बना होता है ना, तो इस टाइप की चीजों से अगर वो बने होंगे तो गल गए होंगे, धीरे धीरे खत्म हो गए, तो इसलिए इनके अवशेष बहुत कम मिले हैं। इसके अलावा नाविक जिन जिन पत्रों पर जाते थे उन सभी के बारे में भी वो लिखते थे, और लिखी हुई चीजें हमने बताई ना कि वो लोग उकेर देते थे मूर्तियों पर, तो इनके मिलने के जो प्रमाण है वो आपके ज्यादा होते थे, ठीक है। जैसे बेरीगाजा है, अब बेरीगाजा के बारे में आपको वर्णन मिल जाएगा। तो यह भरूच, गुजरात, जो गुजरात में अंदर पड़ता है, जो भरूच बंदरगाह है उसका यूनानी नाम है क्या? बेरीगाजा। तो बेरीगाजा किसका नाम है? भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम है। और भरूच बंदरगाह कहां पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो बेरीगाजा के जो संकरी खाड़ी है में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो राजा द्वारा जो नियुक्त कुशल व्यक्ति थे या अनुभवी थे वो ही यहां पर नाव को चला पाते थे बेरीगाजा के अंदर। कोई बेरीगाजा क्या है? आपकी एक बंदरगाह है जहां पर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो वहां पर जो कुशल व्यक्ति होंगे वही चला पाते थे। और बेरीगाजा में किनका व्यापार होता था? आयात या निर्यात होता था शराब का, तांबे का, टीन का, सीसा, मूंगा, कपड़े, पुखराज, सोने व चांदी के जो सिक्के होते थे उनका आयात होता था। आयात यानी कि मंगवाना, और निर्यात यानी कि भेजना, ठीक है। और निर्यात किसका होता था? ये तो आयात था भाई, शराब हो गया, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, कपड़े, पुखराज, सोने व चांदी के सिक्के, इनका तो आयात था। और निर्यात किनका? हिमालय की जड़ी बूटियां, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिमालय है, उसकी जड़ी बूटियां मिलेंगी आपको। हाथी दांत हो गए, गोमेद हो गया, कार्निलियन हो गया, सूती कपड़ा हो गया, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। तो आयात किनका होता था ये भी याद रखोगे, निर्यात किनका होता था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके जो बोलते हैं ना गोमेद हो गया, इस टाइप की चीजें हैं ये, ठीक है। जो पत्थर आपके पुखराज पत्थर होता है, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं ये आपकी याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सिक्के के बारे में। तो पुरातत्वविदों को हजारों सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? हजारों सिक्के मिले हैं आपके पुरातत्वविदों को, ठीक है। कहां से मिले हैं, कैसे मिले हैं, इन चीजों के बारे में देखेगा हम। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे हमने बोला ना पुखराज, तो पुखराज पत्थर मतलब जो रतन होते हैं ना, रतन, कभी आप इसको वैसे वाला पत्थर समझ लो, ये रतन टाइप होते थे जो पहने जाते हैं ना हाथ में, आज भी पहनते हैं, हम उंगलियों में पहनते हैं, अपने अच्छे के लिए पहनते हैं, इस टाइप की चीजें होती है पुखराज के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज में मत रहना, ये वैसे पत्थर नहीं है। अब बताएंगे सिक्कों के बारे में। देखिए, पुरातत्वविदों को हजारों सिक्के मिले यहां से। सबसे पुराने सिक्के कौन से होते थे? आपके आहत सिक्के। आहत सिक्के आपके सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, और जो लगभग कितने साल चले? 500 साल तक चले थे। यानी इनका प्रचलन रहा था सबसे ज्यादा समय तक, 500 साल तक ये चले थे लगभग। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का आपका कहा जाता था, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, ये मान लो आपके सोने या चांदी के सिक्के हैं, अब इनके ऊपर आप आकृतियां देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो आप, ये आकृति बनी हुई किसी जानवर की आकृति लग रही है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह की जो आकृतियां हैं वो इन सिक्कों पर आहत माने एक तरह से बनाई जाती थी, तो इसलिए इनको आहत सिक्के बोलते थे, ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, समझ में आगे चीजें आपको, इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अब बात करेंगे मथुरा के बारे में। मथुरा
तो यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है और मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का क्या था? केंद्र था। बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र किसको माना गया है? मथुरा को। और यहां पर आपके अनेक मंदिर रहे हैं और लगभग 2500 साल पहले मथुरा जो है किसानों की दूसरी राजधानी थी, कुषाणों की। ठीक है, अगर मैं पहली राजधानी के बारे में बात करूं तो याद रखना आपको पेशावर, तो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी कुषाणों की पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी किसको माना जाता है? मथुरा को। ठीक है, इसको देखो पुरुषपुर भी बोलते थे, पुरुषपुर। पुरुषपुर, तो कंफ्यूज मत होना, पुरुषपुर या पेशावर, आज के समय में पेशावर बोल देते हैं। कहां पे? पाकिस्तान में। तो ये कुषाणों की पहली राजधानी थी और दूसरी आपकी मथुरा मानी जाती है। ठीक है, याद रखिए। जैसे बोध विहार हो गया, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति होने के कारण मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, तब भी था, आज भी है। आप बोलते हैं ना मथुरा भगवान श्री कृष्ण, तो आज भी धार्मिक केंद्र है हमारा। और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था नहीं, आज भी है। आगे आ गया ना आपका कि कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हाँ नहीं भाई, आज भी है। ठीक है, और मथुरा की मूर्तियों पर स्त्रियों और पुरुषों द्वारा दिए जाने वाले दान का उल्लेख भी मिलता है। यानी कि अगर उस समय में किसी ने कोई दान दिया है तो उसका उल्लेख उस मूर्ति के ऊपर मिल जाएगा आपको कि इस समय में इस फलाने फलाने व्यक्ति ने इस तरह का दान दिया गया था। ठीक है, तो उनके नाम, स्त्री हो पुरुष हो, उनके दिए जाने वाले जो दान थे उनका उल्लेख भी आपको इन मूर्तियों के ऊपर मिल जाएगा। तो मूर्तियों का केंद्र कौन सा था? मथुरा। याद रखें आप। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, बुनकरों, लोहारों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख भी आपको मिल जाएंगे इन अभिलेख के अंदर। ठीक है, मथुरा के अभिलेख में। अब बात करेंगे शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। तो पुरास्थलों से मिट्टी के बहुत ही पतले व सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले बर्तन आपका कहा जाता है। ठीक है, तो कहां से मिले हैं? पुरास्थल से जो भी मिट्टी है वहां से बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें बोलते हैं उत्तरी काले चमकीले बर्तन। क्यों? क्योंकि ये उत्तर में मिले, काले रंग के हैं और साथ में चमकीले भी हैं, तो इसलिए नाम रखा गया उत्तरी काले चमकीले बर्तन, क्योंकि उत्तरी एरिया के अंदर मिले हैं, काले रंग के हैं और साथ में चमकीले भी हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको बोला गया उत्तरी काले चमकीले बर्तन। याद रखें आप। अब कपड़ों के उत्पादन के लिए मुख्य केंद्र कौन से थे? जैसे उत्तर में बात करें तो वाराणसी था। ठीक है, वाराणसी। दक्षिण में बात करेंगे तो मदुरई था, जहां के संगम साहित्य के बारे में हमने बात करी। और यहां स्त्री व पुरुष दोनों ही आपके काम करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री काम कर रही है पुरुष काम नहीं करेगा, दोनों ही आपके काम करते थे यहाँ पे। तो याद रखेंगे कपड़ों के उत्पादन के मुख्य केंद्र कौन से थे? आपके उत्तर में वाराणसी हो गया और दक्षिण में मदुरई हो गया। और हमने मूर्तियों का केंद्र किसको बताया है? मथुरा को। मथुरा क्या है? आपकी मूर्तियों का केंद्र है, यह भी आप याद रखना। और मथुरा क्या है? कुषाणों की दूसरी राजधानी, सेकंड राजधानी हो कुषाण। ठीक है, पहले कौन सी बताई हमने? पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी बोलते हैं, और कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। अब बात करेंगे संघ के बारे में। संघ, तो अनेक व्यापारी तथा शिल्पकार अपने अपने, यहां पे अपने आएगा भाई, अपने अपने संघ बनाने लगे थे और जिन्हें क्या बोलते थे? जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। क्या कहते थे? श्रेणी। व्यापारी भी थे, शिल्पकार थे, तो व्यापारी अपना संघ बना लेंगे और शिल्पकार अपना संघ बना लेंगे, तो दोनों के संघों को क्या बोलते थे? श्रेणी बोला जाता था। शिल्पकारों के श्रेणियों का काम क्या होता था? शिल्पकार थे, इसलिए क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे, कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे और तैयार माल का वितरण करेंगे। यह काम होता था शिल्पकारों के श्रेणियों का, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। और जो व्यापारियों की जो श्रेणियां थी वो क्या करती थी? सिर्फ और सिर्फ व्यापार का संचालन। ठीक है, क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेंगे। याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती रही, जहां पर लोग अपने पैसे जमा करवाते थे। ठीक है, इस धन का निवेश लाभ के लिए आपका किया जाता था और इस धन से मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को आपका ये दिया जाता था। याद रखें आप, जो भी लाभ मिलता था, जो भी धन आता था, उसका कुछ हिस्सा तो जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ जो है या जो भी धार्मिक संस्थान है उनको दे दिया जाता था। याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिकामेडु। अब ये अरिकामेडु क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले ये एक पतन था। पतन यानी कि बंदरगाह। क्या था? एक पतन था, एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था अरिकामेडु। और यहां दूर दूर से आए जहाजों से आपका सामान उतारा जाता था। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो क्या था? एक गोदाम रहा हुआ। गोदाम यानी कि स्टोरेज का एरिया। स्टोरेज यानी कि चीजों को इकट्ठा करना, एक जगह उनको रखना।
इकट्ठा करके, ठीक है। तो आपका क्या था, एक गोदाम की तरह रहा होगा, ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, तो सोचा गया कि गोदाम की तरह होगा, एक स्टोरेज की तरह रहा होगा, ठीक है। और यहां पर तेल व शराब जैसे पदार्थ रखने के लिए एम्फोरा पात्र मिले हैं भाई। क्या मिले? एम्फोरा पात्र। तो एम्फोरा पात्र कहां से मिले हैं? अरिका मेडू से मिले हैं। कहां से? अरिका मेडू से आपके मिले हैं। आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह के पात्र, आपको इस तरह के पात्र मिले हैं वहां पे, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं। इटली का एक शहर जिसका नाम है एरेटाइन, इटली के एक शहर एरेटाइन के नाम पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी आपके मिले हैं यहां से, ठीक है। इटली के शहर एरेटाइन के नाम पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। कहां पे? अरिका मेडो में। यहां रोमन लैंप मिला है, शीशे के बर्तन तथा आपको रत्न भी मिले हैं। इस टाइप के बर्तन आपको मिले हैं, आप यहां पे देख सकते हैं इमेज के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े की रंगाई के लिए छोटे छोटे पात्र मिले हैं। कहां पे? अरिका मेडू से, याद रखने हैं आपको। और शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहां से मिले हैं? अरिका मेडू से आपको मिले हैं। कहां से मिले हैं? अरिका मेडू से। शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं कहां से मिले हैं? अरिका मेडू से। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, एक सिंगल से सिंगल वर्ड को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। अब बात करेंगे रोम के बारे में। तो रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है, आज भी है, ठीक है। तो यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से रोम क्या है? एक है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से अगस्टस, आपने अगस्टस के बारे में पढ़ा होगा ना, 2000 साल पहले इन्होंने शासन किया था यहां पर। और रोम क्या था? ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अगस्टस के द्वारा ही दी गई है, ठीक है, याद रखना आपको। रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवा दिया या संगमरमर का बनवाया। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? अगस्टस के द्वारा दी गई है। इन्होंने यहां पर बड़े बड़े रंग महल बनवाए, जिसे एम्पी थिएटर बोलते हो आप, जिसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी, ठीक है। बड़े बड़े रंग महल, यानी कि जहां पर एक तरह से आपकी खुशी के समय में जो कार्यक्रम थे उनका आयोजन होता था। एम्पी थिएटर, जहां पर चारों तरफ दर्शक आराम से बैठ सकते हैं, सीढ़ी नुमा आपकी जगह होती थी ताकि आराम से वो बैठ जाएं, सीढ़ियों पे बैठते ना उस तरीके से, ठीक है। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडेक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी आपका लाया जाता था उस समय के अंदर। जलवाही सेतु जिसे एक्वाडेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो भाई ये आपका आज का चैप्टर था जिसमें हमने सभी चीजों को देखा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हर एक छोटी से छोटी चीज को रिवाइज करते हुए पढ़ोगे आप, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद।